चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो क्लास 12th की मैथमेटिक्स है उसका आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी कि संबंध एवं फलन। तो आज हम यहाँ पर संबंध और फलन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस कर लेते हैं संबंध और फलन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संबंध क्या होता है। संबंध यानी कि रिलेशन। जैसे कि आप कहते हो कि वो हमारे मौसा है, वो हमारी चाची है, वो हमारी बुआ है, हमारी मम्मी है, वो हमारे पापा हैं। ये सब क्या है? ये सब रिलेशंस हैं, ये संबंध हैं। और कुछ इन्हीं प्रकार के संबंध संख्याओं में भी होते हैं। तो आज हम उन संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में फंक्शन यानी कि जो है फलन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संबंध क्या होता है। तो स्टूडेंट, संबंध क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखो कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। जैसे हमने बोल दिया कि x y से बड़ा है, तो यहाँ पर x से कौन बड़ा है? y बड़ा है, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब x और y में क्या हो गया? कोई ना कोई संबंध हो गया। बड़ा है तो संबंध हो गया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संबंध। संबंध हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं में होता है या लोगों में भी होता है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि राम सीता सीता का पति है, ठीक है। राम जो है सीता का क्या है? पति है। या फिर मान कह दिया कि राजू अरुण का बेटा है, तो राजू अरुण का बेटा है। इन दो राजू और अरुण में क्या हो गया? संबंध हो गया, ठीक है। तो संबंध का मतलब समझ में आया होगा आपको। फिर आप बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तो तुल्यता संबंध क्या है? तो तुल्यता संबंध जो आपका तीन टाइप का होता है: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक है। बस इन्हीं तीन परिभाषाओं पर आपका जो है पूरा चैप्टर है। इन्हीं तीन परिभाषाओं पर ही आपका पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य पर देख लेते हैं कि स्वतुल्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो स्वतुल्य संबंध का जो सूत्र होता है वो होता है A, बिलोंग्स टू R फॉर इवरी। इसको दोस्तों पढ़ते हैं फॉर इवरी, फॉर इवरी, ठीक है। इसको कहते हैं फॉर इवरी, ठीक है, फॉर इवरी। और फॉर इवरी का मतलब होता है प्रत्येक के लिए। किसके लिए? प्रत्येक के लिए, ठीक है। इसको पढ़ते हैं फॉर इवरी और इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए। इस बारे में क्या पढ़ते हैं? फॉर इवरी और इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो फॉर इवरी ए बिलोंग्स टू ए। ए क्या है यहाँ पर? समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद में ये फॉर्मूला है सम्मित का और ये फॉर्मूला है संक्रामक का। अभी आप स्टार्टिंग की हो तो ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले धीरे धीरे हम समझ लेते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो अवयव किसे कहते हैं और समुच्चय किसे कहते हैं। तो जैसे कि मान लो ये कोई ब्रैकेट में हमने लिख दिया है 2 3 4, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम बोलेंगे अवयव, ठीक है। तो अगर बहुत सारे अवयवों को ब्रैकेट में लिखा जाए, एक मंझले ब्रैकेट में लिख दिया जाए, कई सारे अवयवों को अगर एक मंझले ब्रैकेट में लिख दिया जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको समुच्चय। जैसे कि हमने किया क्या कि यहाँ पर ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि चार अवयव हैं हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं? अवयव। ये क्या है? 1 2 3 4 जो आपको अंक दिख रहे हैं, इन अंकों को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, हमने कहते हैं कि ये ए के बराबर है। किसके बराबर? ये ए के बराबर है। तो ये जो ए है यहाँ पर, ये ए क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। या फिर इसको भी हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये होता है समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय किसे कहते हैं? एक अवयव या कई अवयवों को जब मंझले कोष्ठक, इसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ये वाला, ये क्या है? मंझला कोष्ठक है। मंझला कोष्ठक ऐसे बनता है, ठीक है। ये मंझला कोष्ठक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो जब कई सारे अवयवों को, या फिर एक अवयव भी हो सकता है, इसको भी हम बोलेंगे समुच्चय। ये भी एक समुच्चय है, ठीक है। तो जब एक अवयव या कई अवयवों को जब मंझले कोष्ठक में लिखकर दर्शाया जाता है तो उसे समुच्चय कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समुच्चय तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसके जो प्रतीक हैं वो देख लेते हैं। तो इसको जो इस तरह का चिन्ह होता है उसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू का मतलब होता है होना या ना होना, ठीक है, होना या ना होना। बिलोंग्स टू जो है प्रदर्शित करता है, बिलोंग्स टू प्रदर्शित करता है होना। बिलोंग्स टू का मतलब होता है होना, ठीक है, किसी चीज में उपस्थित होना, समझ गए, उपस्थित होना, किसी से संबंध होना। बिलोंग टू किसी के साथ संबंध, दो अंकों के साथ संबंध है, ये बिलोंग टू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जो भी दो चीज़ें हैं, अगर उनके बीच में कोई संबंध है तो उस संबंध को दिखाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। अगर संबंध नहीं है तो फिर नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे बिलोंग्स टू बना के इसे काट देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। अगर संबंध नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको दोस्तों पढ़ते हैं सच दैट, ये जो दो बिंदी आप देख रहे हो इनको पढ़ते हैं सच दैट। ये जो आप तीर का निशान देख रहे हो इसको बोलते हैं अप्लाइज दैट, ठीक है। ये जो होता है इसको पढ़ते हैं अप्लाइज दैट, ठीक है। और ये जो दो बिंदी होती हैं इनको पढ़ते हैं सच दैट, समझ गए। अच्छा एक और चीज़, ये जो अप्लाइज दैट आपका हो, ये जो बिलोंग्स टू होता है, इसके इधर अगर कोई चीज़ लिखी है राइट साइड में, अगर कोई चीज़ राइट साइड में लिखी हुई है तो उसको हम कहते हैं समुच्चय, ठीक है। जो भी चीज़ राइट साइड में होगी, बिलोंग टू के राइट साइड में जो भी चीज़ होगी उसको बोलेंगे समुच्चय। अगर बिलोंग टू के लेफ्ट साइड में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको हम बोलते हैं अवयव, ठीक है, वो होते हैं समुच्चय के अवयव। ये समुच्चय होगा इधर और इधर समुच्चय के अवयव होंगे। जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसके बारे में लिखना चाहूँ, ठीक है, इसके बारे में इसमें लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है, इधर लिखेंगे, इसमें का एक अवयव हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे वन, ठीक है। और बिलोंग इसमें कर रहा है ये वन, वन किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में कर रहा है ना, तो ए लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए कि स्वतुल्य का सूत्र, इसे आप लिख लीजिए क्योंकि अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर काम आएगा ये, ठीक है। स्वतुल्य का संबंध, स्वतुल्य संबंध का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ठीक है। एक वो सिंपल है, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी कि जो ए कॉमा ए है वो किसमें बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, संबंध में बिलोंग करेगा। और फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए ए बिलोंग टू ए, यानी कि जो अवयव है, यहाँ पर अवयव कौन से हैं, ए है, दो बार लिखा है ए, तो यानी कि ये अवयव का काम कर रहा है। ये जो अवयव ए है ये समुच्चय ए में बिलोंग करेगा। फिर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, और इसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, सच अप्लाइज दैट, जैसे अप्लाइज दैट को यहाँ पर ए कॉमा बी है तो अप्लाइज दैट के बाद में क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। यदि ऐसा है तो सममित संबंध होगा, अगर ऐसा नहीं है तो सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं, देखो जब भी कभी लिखा होता है तो इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं कोटि। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी सरल रेखा, तो सरल रेखा में आपने पढ़ा होगा भुज कामा कोटि, या फिर 9th में मिलता है कार्तीय तल, तो कार्तीय तल में भी भुज कामा कोटि मिल जाता है। तो भुज कामा कोटि यानी कि जब ऐसे कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है जैसे एक्स कॉमा वाई लिखा है तो इस पहले वाले को बोलते हैं भुज, दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो भुज और कोटि, स्वतुल्य का एक नियम होता है कि भुज और कोटि क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। चलो अब संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक का एक नियम होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, फिर कोई नया बंदा आ जाता है जिसको बोलते हैं सी, ए और बी के अलावा एक नया बंदा भी आ जाता है जिसको बोलते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी कॉमा सी है वो भी बिलोंग करेगा, और लास्ट में ये वाला उठा लेंगे, आखिरी वाला, ठीक है। और इधर का पहला, इधर का आखिरी उठा लेंगे, लिख देंगे ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। जहाँ पर ए बी सी तीनों कहाँ के अवयव हैं, ये समुच्चय ए के अवयव है। यहाँ पर ए और बी किसके अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव है, तो ये जरूर लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले आप लिख लीजिए, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसके बारे में। सारी चीज़ आपने लिख ली होगी, सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम अगला बताते हैं आपको। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले आप स्वतुल्य संबंध समझेंगे। स्टूडेंट अगर आपने ये तीनों समझ लिया, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तो आपके लिए ये जो
एक्सरसाइज 1.1 है, एकदम सिंपल हो जाएगी। चलिए हम सबसे पहले स्वतुल्य संबंध करवा रहे हैं। स्वतुल्य का फॉर्मूला क्या है आपका, A, A बिलोंग टू R फॉर एवरी A बिलोंग करेगा A में। तो जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन दे दिया है, हमने क्वेश्चन दे दिया कि यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये समुच्चय है, ठीक है, ये समुच्चय है। यदि समुच्चय A बराबर इतना है तो तथा, तो लिखो, तो R बराबर 1, 1 2, 2 में जांच करो कि स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो अब ये क्वेश्चन जैसे कि आपको दे दिया, ठीक है, अब इसमें हमें स्वतुल्य संबंध जांच करना है। तो स्वतुल्य संबंध हम कैसे जांच करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है, हल। सबसे पहले इसको लिख देंगे A बराबर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, रिलेशन भी लिख लेते हैं, 1, 1 एंड 2, 2। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे, देखो देख लेते हैं ऊपर से। तो चेक करने के लिए हमारे पास ध्यान से देखेंगे, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमको इसके पास जाना होगा, ठीक है, इसके पास जाना होगा और इससे हमें लेना होगा 1 को। तो याद रखना कि स्वतुल्य की बारी आती है तो हम समुच्चय से बात शुरू करते हैं। स्वतुल्य में किससे शुरू करते हैं, समुच्चय से शुरू करते हैं। पेन कहाँ से चलाना है, पेन चलाना है समुच्चय से, और सम्मित में यहाँ से चलाया जाता है, ठीक है। तो पेन इससे चलाना है, मतलब समुच्चय से शुरू करना है। समुच्चय से शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले भुज लिखना होगा। भुज लिखने के लिए कितना लिखेंगे, भुज 1 लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहला तो एक ही है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 लिख लिया। अब हमने कहा था कि इसका एक नियम होता है स्वतुल्य का, कि जितना भुज होगा उतना ही कोटि होगा। भुज अगर 18 है तो कोटि भी 18 होगी, भुज अगर 12 है तो कोटि भी 12 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भुज और कोटि बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी भुज और कोटि क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ 1 अगर भुज लिखा है तो कोटि भी 1 लिखनी पड़ेगी, और ये बिलोंग करना चाहिए R में, रिलेशन में। रिलेशन हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें देखो है, तो इसमें मिल रहा है, यानी ये बिलोंग कर रहा है। तो इस पर नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिलोंग कर रहा है। कॉमा लगाया फॉर एवरी, और उसके बाद में कॉमा, और फिर यहाँ से लिखेंगे जो यहाँ पर क्या है अवयव, 1 और 1 है, 2 अवयव, 2 नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि 1 1 बराबर बराबर है, तो एक ही अवयव तो हुआ। हालांकि वो 1 2 बार आया है, ये बात अलग है, 1 2 बार आया है, लेकिन अवयव तो एक ही ना, 1 1, तो 1 लिख देंगे केवल। 1 बिलोंग किस में कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है A में, देखो है, तो 1 बिलोंग करेगा इसमें A में, यहाँ A लिख देंगे। ये क्या है, समुच्चय है, ये क्या है, अवयव, ठीक है। तो ये तो मिल गया। इसके बाद में देखते हैं क्या 2 2 भी मिलेगा, ये यहाँ पर इसमें आता है, क्योंकि इसका काम हो गया, तब इसके पास जाएंगे हम, यही से हमेशा उठाएंगे, इससे नहीं मतलब है, इससे उठाएंगे। तो ये क्या करेंगे, हम पहले 2 लिखेंगे। अब हमने कहा कि भुज अगर 2 लिखा है तो कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी। बिलोंग किसमें करना चाहिए, R में, देखते हैं कर रहा है, तो इसमें भी नॉट नहीं लगाएंगे। फॉर एवरी 2, ये जो 2 है ये अवयव होना चाहिए किसका, A का अवयव है, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी बारी आती है, तो इसको लिखेंगे, इसमें कितना है, 3 3 है, इसमें एक और अवयव बढ़ा लेते हैं, इसका नाम है 3 3, ओके। यहाँ पर रिलेशन में हम एक और अवयव बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। रिलेशन में एक और अवयव बढ़ा लेते हैं। तो अब देखो क्या करते हैं कि अब हम चेक करते हैं, तो अगले की बारी है, तो 3 की जितने अवयव होंगे लाइनें उतनी ही लिखोगे, जितने अवयव होंगे लाइनें उतनी ही लिखोगे।
लेकिन एक शर्त है, अगर नॉट बिलोंग टू मिल जाए तो वहीं पे छोड़ देना है। नॉट बिलोंग टू मिल जाए तो वहीं पे छोड़ देना है। ये हम अगले एग्जांपल में समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्या 3, 3, क्यों 3, 3? क्योंकि हमने यहाँ से 3 लिया भुज, अब भुज 3 लेंगे तो कोटि भी 3 होगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, हाँ ये बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, संबंध में है। फॉर एवरी 3 और ये लिख देंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा आर है संबंध, ठीक है, वो समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। बस ये हो गया। अगर नॉट बिलोंग टू आता तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू कर देते और नीचे लिखते कि संबंध नहीं है। समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले उदाहरण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।